Hello and good morning, students. Today, I welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health. You all are taking care of cleanliness around you. As it's pandemic situation we are facing, but still we have to stick towards our goals. हम लोगों को stick होना पड़ेगा अपने goals के लिए. So in short you can say कि कभी भी कोविड-19 या पेंडेमिक की वजह से या घर पर बैठने की वजह से यू शुड नॉट सेक्रीफाइस विद योर स्टडीज़. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश टॉपिक विच इज़ पैराग्राफ राइटिंग. ये पैराग्राफ राइटिंग जो है ये ऐसा टॉपिक है वेयर यू विल नॉट गेट एनी टॉपिक्स जो आपको टॉपिक बता दिए जाएँ. यू विल गेट एनी रैंडम टॉपिक एंड आस्क्ड यू कैन बी आस्क्ड टू डिलीवर 4 or 50 वर्ड्स ऑन 40 or 50 वर्ड्स ऑन इट. तो ऐसा ही है पैराग्राफ राइटिंग. आपको रेंडमली कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और उसमें आपको लिखना है कितने मैक्सिमम अगर वो मार्किंग के हिसाब से. पैराग्राफ मोस्टली कैरीज 60 to 70 वर्ड्स बट मिनिमम यू शुड राइट 50 वर्ड्स और 60 वर्ड्स. ओके, चलिए ये जो पैराग्राफ राइटिंग है इसमें हम पहले डेफिनेशन बताएंगे आपको कि डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज़ पैराग्राफ? तो पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस. Have a look on it. Paragraph writing is a group of sentence and a clear main idea supporting information, part of a longer composition and a miniature essay. अब how paragraph should be. पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, है ना? तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस तो है ही, वो हमने लेक्चर्स में बताएं कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस क्या है. ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ सेंटेंस लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, और ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो है वो बन जाता है पैराग्राफ. और इसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप बन जाता है अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप बन जाता है वर्ड, और वर्ड का ग्रुप बन जाता है सेंटेंसेस, और जो लेकिन मीनिंगफुल, इट शुड बी मीनिंगफुल. और सेंटेंसेस का जो ग्रुप है वो बन जाता है पैराग्राफ. तो पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बट इट शुड बी मीनिंगफुल. उसका क्लियर मेन आइडिया भी होना चाहिए. क्लियर मेन आइडिया का मतलब है कि हम लोग गप नहीं लिख सकते पैराग्राफ में. यू जस्ट हैव टू राइट समथिंग प्रोडक्टिव एंड वेरी एग्जैक्ट. मतलब एक्यूरेट थाट लिखने, भले ही वो थाट 3 या 4 थाट्स हों, ना हो 10-12 थाट, लेकिन वो थाट 3-4 हों मगर वो एक्यूरेट हों. इट शुड नॉट बी फेकोलॉजी और समथिंग. नेक्स्ट, a clear main idea. यही है clear main idea. फिर supporting information. Now you can attach some factual information related to the topic. अब factual information, for example, if I said that we are writing any paragraph on pollution, हम pollution में कोई भी पैराग्राफ लिख लें तो हम उसमें सेंसस का ये लिख सकते हैं कि पिछली जनगणना में according to the census this was the ratio of pollution in India and in the current year. अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं. तो factual information means a clear main idea. Supporting information always should be factual. You can also use to write some ideas of the writers, like you can use to write some quotes. कैसे you can write, जैसे मैंने कह दिया कि honesty is the best policy. If you are writing a paragraph on honesty, you can use this term, you can use this phrase. तो इस तरीके से हमें करना है. कैसे करना है? सबसे पहले मेन आइडिया, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है. फिर आया अ क्लियर मेन आइडिया, जो हमने पहले बताया. क्लियर मेन आइडिया में क्या है? You cannot use phraseology system here. Need not to write excessive words, need not to write many sentences, need not to write 100 or 120 words. You have to write 40-50 words, but it should be accurate, right? तो ये चीज़ें करनी है. फिर आया supporting information. तो supporting information क्या है? Supporting information, I tell you that you can write any factual information regarding to the topic. जैसे मैंने कहा अगर वो ग्रीनरी से रिलेटेड है तो you can use any, हमने कह दिया कि ये इकोलॉजिकल सर्वे हुआ था तो सर्वे में इतने % ग्रीनरी हमें मिली है इंडिया में. तो ये एक चीज़ें हो जाएंगी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में. सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर राइटिंग एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट विल बी मोर बेनिफिटिंग. और इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम देखें तो लिटरेचर में you can write some quotes and ये क्या कहते हैं, हाँ, quotes and any statements of written by any great writer or any poet. तो हम लोग वो statement भी लिखेंगे. This can also be called in a supporting information. Okay, now
पार्ट ऑफ ए लॉन्गर कॉम्पोजिशन। अब जो ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन, अच्छा अब एक और नाम है जो हम पैराग्राफ को बोल सकते हैं, पैराग्राफ को हम शॉर्ट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। अब ये जो पैराग्राफ राइटिंग होती है ये होते हैं पार्ट ऑफ ए लॉन्गर कॉम्पोजिशन। मीन्स कि बड़ा सा कोई एक पैराग्राफ होगा, बड़ा सा एक कोई कॉम्पोजिशन होगा, फॉर एग्जांपल वी कैन कॉल इट ऐसे, या फिर कोई लॉन्ग कॉम्पोजिशन, ऐसे को हम लोग लॉन्ग कॉम्पोजिशन ही कहते हैं। तो वो एक बड़े से लॉन्ग कॉम्पोजिशन का, या फिर किसी चैप्टर में अपन देखें तो टेक एनी चैप्टर ऑफ दी या एनी लेसन ऑफ दी टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में कोई भी एक लेसन ले लिया जो ऐसे पढ़े, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि बड़े से एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन, इट मीन्स एक बड़े से चैप्टर में वी हैव सम पार्ट्स जो बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, और वो छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं वही पैराग्राफ होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड वन थिंग कि जब भी आप लोग स्टोरी पढ़ते हो यू ऑलवेज ऑब्जर्व वन थिंग कि जो पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि सपोज यू स्टडीड एनी स्टोरी अबाउट किंग, सपोज यू स्टडीज एनी स्टोरीज अबाउट कल्चर, ओके नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर। तो हमने क्या किया कि कल्चर का एक स्टोरी पढ़ा, और वो स्टोरी क्या था, सबसे पहले अगर वो स्टोरी कैरेक्टर वाइज भी था, अगर सपोज़ वो स्टोरी ऐसा था जिसमें बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद कुछ घटना हुई, इट मीन्स कोई इंसिडेंस हुआ, फिर उसके बाद कोई कंक्लूजन निकला, उसमें भी क्या होता है ना कि बीच बीच में जो हमारा टॉपिक है, जैसे कल्चर हमारा मेन टॉपिक है या हम बोलें तो हेडिंग है, उसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो पैराग्राफ में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन यू आर रीडिंग एनी लेसन, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में इंट्रोडक्शन ही होगा, उसमें बताया जाएगा कि देयर वाज अ किंग एंड अ क्वीन एंड इतने प्रिंसेस, इतने प्रिंस, और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि दूसरा, तो फिर जब इंट्रोडक्टरी हो गया तो इंट्रोडक्टरी में इंट्रोडक्टरी ही मिलेगा, वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा दैट किंग वाज दिस हैविंग दिस क्वालिटी, यू विल गेट दिस एंटायर आइडिया इन अनदर पैराग्राफ। ओके, तो ये जो पैराग्राफ है ये हिंदी में बोला जाए तो इट शुड बी सुगठित एंड डिपेंडेबल, मतलब जो विचार है हमारे वो सटीक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने राजा का नाम यहाँ लिखा, अब उसकी उम्र जो है वो तीसरे वाले पैराग्राफ में लिख रहे हैं किसी भी स्टोरी में, किसी भी ऐसे में फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ है कि डिपेंडिंग हो, एक दूसरे पर डिपेंडिंग क्लॉज हो। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैसे हों, वो मीनिंगफुल हों, तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए लॉन्गर कॉम्पोजिशन, ये बता दिया मैंने दैट यू मस्ट गेट पैराग्राफ्स ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, जो आपको बड़े बड़े कॉम्पोजिशंस ऐसे स्टोरीज में मिल सकता है। फिर हम लोग आते हैं मिनिएचर ऐसे। अब हम बात करें कि पैराग्राफ है क्या, तो पैराग्राफ सिंपली ऐसे भी यही होता है। ऐसे क्या होता है, एक मतलब क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड फिगर में यू आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट, यू आर आस्क्ड टू राइट सम वर्ड्स इन अ क्लोज्ड फिगर। आपको एक क्लोज्ड फिगर में कुछ वर्ड्स लिखने हैं, और वो वर्ड्स क्या होंगे, दे विल बी थॉट्स, दे विल बी पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल बी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो ये होंगे किसी भी एक टॉपिक के बारे में। ओके, तो वो हम लिखते हैं, और वो भी क्लोज्ड, इट मीन्स क्लोज्ड कर्व में। क्लोज्ड कर्व अब कैसा होगा, क्लोज्ड कर्व सिंपली कि इतने वर्ड्स लिखने हैं तो इतने ही वर्ड्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना। क्लोज्ड कर्व यानी सपोज आई से दैट राइट अबाउट कल्चर इन 150 वर्ड्स, तो ये 150 होगा। इसी तरीके से पैराग्राफ में भी एज पर मार्किंग वी डिसाइड अवर नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे अगर मैंने कह दिया 5 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट 50-60 वर्ड्स। इफ़ आई सेड दैट ये 10 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट 100 और 120 वर्ड्स। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ. A paragraph is often defined as a group of related sentences in which one single main idea is developed. In a typical paragraph, the first sentence declares the main topic of the paragraph and the rest of the sentences develop or support the main idea. A paragraph is most often a part of a longer composition comprising of several paragraphs. Okay. So, as I told you, the entire definition, पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें आपको term by term explain करी है कि पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस इन अ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारा, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी सेंटेंसेस हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, बट इट
शुड बी मीनिंगफुल। तो एक मैंने जो एक रे डायग्राम बताया कि वर्ड्स क्या है, वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स बट मीनिंगफुल ग्रुप, और इसके साथ साथ में सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट शुड बी मीनिंगफुल। इसी तरीके से मीनिंगफुल होना चाहिए और एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो इसी तरीके से सेंटेंसेस को हम देखेंगे तो थॉट के अग्रीमेंट को, इट मीन्स थॉट एंड आइडियाज़ अग्रीमेंट, इट शुड फॉलो थॉट्स एंड आइडियाज़ अग्रीमेंट, और उसके साथ साथ में सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए, मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को फॉलो करते हुए इनकरेक्ट ना हो और मीनिंगफुल हो। स्पेशली पैराग्राफ में क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा जो थॉट है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। नीड नॉट टू राइट मूजी एंड शूजी सो मच, बस चीज़ें क्लियर कट लिखनी है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अ गुड पैराग्राफ ऑलवेज हैज़, अब एक अच्छा पैराग्राफ अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, यूनिटी, सपोर्ट, कोहेरेंस, गुड लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, सो यूनिटी क्या है, यूनिटी मीन्स होता है यूनिटी ऑफ वर्ड्स, मतलब हम जब वर्ड्स की बात करें तो अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन होगा, ठीक है। फिर सपोर्ट होगा, थॉट्स का सपोर्ट होगा, यानी जैसे मैंने क्या ऑनेस्टी, जैसे मैंने कह दिया कि चलो सक्सेस पर हमें लिखना है, ओके, सक्सेस पर, तो सक्सेस पर पैराग्राफ लिखने के लिए सिंपल कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस, ये जो मैंने एक लाइन बोली कि अगर आपको सफलता की सीढ़ियों को चखना है, तो ये यूजुअली तो नहीं होता है ना, कि कोई सीढ़ियाँ जाकर के चखे उसको खाए, नहीं होता ऐसा। लेकिन ये जो थॉट है ये मैंने, क्योंकि लिटरेचर में ऐसे थॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और ये जो थॉट है यही है जो ऐसे स्टेटमेंट्स ही हैं जो पैराग्राफ को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्डर, तो ये एक सेंटेंस हो गया है ना। इसमें मैंने ये जो बड़ा सा एक सेंटेंस यूज़ किया ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकल था, इसको प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते, क्योंकि सीढ़ियाँ कोई चखता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि लिटरेचर में ऐसे ही इमेजिनेटिव सेंटेंसेस को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इमेजिनेटिव हो और रियलिस्टिक हो। तो ये दो चीज़ें हैं। कंपेयर यहाँ पे हमने किया है, जिसको अपन सिमाइल कह सकते हैं। सिमाइल क्या है, सिमाइल्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे ये सिमाइल्स होते हैं। तो मेरे ये स्टेटमेंट में सिमाइल्स थे। फिर आगे हम देखते हैं, कोहेरेंस की बात करते हैं। कोहेरेंस क्या है, कोहेरेंस इज सिंपली कि आपके जो विचार हैं, है ना, वो हवा में नहीं होने चाहिए, मतलब वो फैक्ट, मतलब हवा में नहीं होने चाहिए कि हमने कह दिया कि बर्ड जो है वो उड़ रही है, तो कैसे ये चीज़ें हम स्पष्ट लिखें। फिर हम आते हैं गुड लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज जो है वो गुड होनी चाहिए, ये नहीं, अच्छा ज़्यादातर व्हाट वी ऑब्जर्व एज अ टीचर, और आप लोग ज़्यादातर जो लिखते हैं वो यही है दैट मोस्टली students used to write complex sentences whenever they write paragraph or essay or any long composition or any answers also। तो कभी भी वो कोई आंसर भी लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई लॉन्ग कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं या कोई ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं, दे यूजुअली व्हाट दे डू, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का जिसका मीनिंग लास्ट में उन्हें भी नहीं पता होता है। हाँ, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वी हैव टू यूज़ सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल थॉट्स को, और बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए अब आया वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है, जो वे या फॉर्मेट का है, तो वो पैराग्राफ का एक ही होता है, उसमें डेट वेट कुछ भी मेंशन नहीं होती, हेडिंग भी इनफैक्ट मेंशन नहीं होगी। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, और जितने वर्ड्स के लिए बोला गया उतने वर्ड्स लिखना है, अपने एग्जैक्ट थॉट्स लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। फिर आया यूनिटी, वन मेन आइडिया। अब वन मेन आइडिया कैसे, अगर हमने, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि जैसे एक एग्जांपल फिर से हम ले लेते हैं, वही सेम एग्जांपल, कि अगर वो स्टोरी किसके बारे में है, अगर वो स्टोरी है या फिर ऐसे है कल्चर के बारे में, राइट, ये हमने लिखा कल्चर के बारे में। तो अब कल्चर के बारे में है तो जाहिर सी बात है, अगर हमने लॉन्ग कॉम्पोजिशन देखा है या फिर हमने देखा है कि ऐसे है कल्चर के बारे में, तो वी हैव टू पुट सो मैनी पैराग्राफ्स इन अ क्लोज्ड फिगर। तो कितने सारे पैराग्राफ्स हम उसमें लिखेंगे, मैक्सिमम 8 और 9 पैराग्राफ्स और 10 पैराग्राफ्स हो भी सकता है एज पर नीड। तो जब हम वो लिखेंगे तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। अब वो पैराग्राफ जो है वो
है वो क्या करेगा, वन मेन आइडिया, टॉपिक सेंटेंसेस, अदर सेंटेंसेस सपोर्ट। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया कैसे कि जो आइडिया है वो हमारा एक ही होना चाहिए। मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ की थी और वो स्टेटमेंट ये था कि जैसे हमने कहा कि ये इंट्रोडक्टरी है पैराग्राफ, ये जो है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है कैरेक्टर्स का। तो कैरेक्टर्स जितने भी हैं उनका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है उसमें वी कैन नॉट राइट द क्वालिटीज़ ऑफ एनी, राइट। तो अगर वो इंट्रोडक्टरी है तो वो इंट्रोडक्टरी ही रहेगा, उसमें हम इंसिडेंट्स नहीं अटैच करेंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि वो जो मिक्स्ड एंड मैच वाला होता है वो हम नहीं कर सकते। थॉट्स को हमें एक्यूरेट रखना है, थॉट्स को एक्यूरेट रखते हुए हमें क्लियर रखना है, विजन क्लियर होना चाहिए और उसके साथ साथ में वर्ड्स सुटेबल होने चाहिए। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी है। वन मेन आइडिया यही चीज़ है कि वन मेन आइडिया हो। अगर आप वो पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आइडिया शुड बी वन, ये नहीं कि हमारी बातें इधर उधर भाग रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर इंट्रोडक्टरी लिखा है तो वहाँ पर इंट्रोडक्टरी होगा, इंसिडेंट्स हम वहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। वी विल यूज टू शेयर द इंसिडेंट्स इन अनदर पैराग्राफ। अब हम आते हैं टॉपिक सेंटेंसेस। वही हैं कि मैंने कहा टॉपिक सेंटेंसेस यानी क्योट्स, हम कई क्योट्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ हमारे पास इंटरेस्टिंग लाइंस हैं वो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। अदर सेंटेंसेस सपोर्ट्स, तो वो सेंटेंस जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखा उसको सपोर्ट करने के लिए और भी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। कोहेरेंस में क्या आएगा देख लीजिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिटेल्स, स्पैटियल, क्रोनोलॉजिकल, इम्पोर्टेंस, लॉजिकल। अब हम बताते हैं क्या है ये चीज़ें। सपोज़ अगर आपने लिखा पैराग्राफ अकबर के बारे में, तो अकबर के बारे में आपको स्पैटियल नॉलेज होनी चाहिए। स्पैटियल इन द सेंस उनकी जो बर्थ वर्थ ये सब है, इसमें फैक्ट जो कहते हैं अपन कि हमने अकबर के बारे में अगर लिखा है तो यू शुड नो द बर्थ एंड डेथ टाइमिंग, ऑफ कोर्स द रूलिंग टाइम ऑफ दिस एम्परर। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी होता है जो टाइमिंग का, जैसे हमने कहा। तो वो अगर आप सबके बारे में लिख रहे हो तो यू शुड नो दैट व्हेन, कब अकबर आया, कब बाबर आया, कब शहनशाह। तो इस तरीके से जो है हमको क्रोनोलॉजी को रखना है दिमाग में। फिर आया इम्पॉर्टेंस, वो जो पैराग्राफ है उसमें डेफिनेटली हमें इम्पॉर्टेंस बताना है टॉपिक के बारे में कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर वो लॉजिकल, बिल्कुल वो लॉजिकल होना चाहिए, है ना। लॉजिकल इन द सेंस हम इनसेन बातें और ऐसे ही कुछ भी फजूल चीज़ें नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ रखना है दिमाग में। अब आया अ क्लियर सेंसिबल कनेक्शन, लिंकर्स और कनेक्टर्स। वो क्लियर सेंसिबल कनेक्शन जो मैंने बताया था कि यूजुअली व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे यूज टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देयर थॉट्स, और उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड what they do, at the end they mess up with the entire paragraph, they mess up with the entire thoughts, they mess up with the entire representation of their point of view। तो ये मैसअप जब हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो वो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ज़्यादातर अवॉइड करके यूज टू राइट इन सिंपल सेंटेंसेस, एंड दिस इज़ वेरी गुड इफ़ सम स्टूडेंट्स आर फाइन टू राइट कि अगर कुछ लोग बहुत खुश हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख करके, एंड दे आर वेरी मच एंड सो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंस, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, है ना। दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, अगर वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने सेंटेंसेस को लेकर के कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं हूँ, दे कैन राइट। ओके, so now let's just shortly discuss about the linkers what we use to write in paragraph। तो जब भी क्या होता है कि पैराग्राफ राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो कई सारे लिंकर्स होते हैं what we use to link। कई ऐसे लिंकर्स हैं जो काम आते हैं जब हम पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं। ओके, चलिए तो हैव अ लुक ऑन इट। that cause and effect, as a result, because, hence, since, so as I told you that कि हमें क्या लिखना है, एक कंप्लीट आइडिया लिखना है किसी भी पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो क्या है, एज अ रिजल्ट, वर्ड, because, hence, since, so these are the some linkers what we can use whenever we are writing cause and effect of any topic, any particular topic। For example, if we are taking a topic of pollution, अगर हमने लिख दिया कि हम pollution के बारे में हमें लिखना है पैराग्राफ, तो when we have to write cause and effects of pollution तो हम लिखेंगे as a result। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया दैट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ क्लीनलीनेस अराउंड अस, दैट इज़ वाई, ये भी एक लिंकर है। या फिर we are not taking care of cleanliness in our surroundings, as a result the pollution criteria and the pollution results
वेरी बैडली, या फिर ऐसे मतलब ऐसा लिख सकते हैं दैट एज वी आर सो इन अ सिमिलर वे अगर हमें इंपॉर्टेंस लिखना है तो वी कैन यूज़ एट फर्स्ट, लास्ट, लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट, दीज आर सम लिंकर्स. सिमिलरिटी अगर हमें दिखाना है कि दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी है, वी कैन यूज़ ऑल्सो अनदर एंड इन एडिशन टू लाइक, ये linkers. Okay, next, difference. If we are eager to show difference between any two topics, we will use although, but, however, instead, though. And then if we have to represent or indicate any place, we can use above, around, behind, here, nearby. Now if we are representing any time, we can use after, before, then, why, when, finally, etc. These are some words, these are some linkers what we can use whenever we are writing paragraph or whenever we are writing any long composition. Okay, so now let's move to the next slide. ये more linkers हैं कुछ, और I am providing you some more linkers. Next, okay, now let's just discuss about the support. What kind of support we required whenever we are writing paragraph? तो ये जो है सपोर्टिंग आइडियाज़, एविडेंसेस, एग्जाम्पल्स, डिटेल्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सपोर्टिंग आइडियाज़ कौन से होने चाहिए. आइडियाज़ इन द सेंस वो स्टेटमेंट्स जो थोड़ा सा बहुत इंटरैक्टिव स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैंने अभी एक स्टेटमेंट बताया ही था दैट इफ यू वांट टू स्टेज द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्डर. तो ये जो एक सेंटेंस है ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं. ये एक ऐसे आइडियाज़ हैं जो इमेजिनेटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और इनके थ्रू हम बहुत ही इफेक्टिव अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अपने पैराग्राफ को बना सकते हैं. फिर उसके बाद आया एविडेंस. इफ़ यू आर सेइंग समथिंग एंड इफ़ यू हैव एविडेंस ऑफ इट, अगर आप कुछ बता रहे हैं, कोई भी इंसिडेंट शेयर किया है एंड यू हैव इन एविडेंस ऑफ इट, यानी उसका सबूत है आपके पास, यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा जो मैंने पहले डिस्कस किया था, तो वो एविडेंस लिख सकते हैं. फिर आया एग्जाम्पल्स, राइट. तो हम एक दो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऑनेस्टी के बारे में लिख रहे हैं तो अपना एक इंसिडेंस कोई शेयर करके बता सकते हैं कि ऐसा 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 मेरे साथ हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई सफर्ड. तो ये चीज़ें हैं. फिर डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो पैराग्राफ की डिटेल्स देनी है, इन द सेंस टॉपिक की डिटेल्स देनी है, तो उसके बारे में जो भी बातें आपको पता हैं, या फिर उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन. इफ़ यू ऑल्सो हैव द डेफिनेशन, you have studied in economics or you have studied in physiology, if you have studied any topics definition in human psychology, if you have studied any definition in science, so you can also write these kind of definitions there as a details. तो अगर suppose आपके बारे में आ गया, अगर आपको लिखने के लिए आ गया हार्ट, तो हार्ट का आप ये वाला definition भी वहाँ पर लिख सकते हैं. फिर उसके बाद you can proceed on in a literature way, you can proceed on in a thoughtful way. तो ये एक तरीका होगा लिखने का. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, गुड लैंग्वेज, ये मैंने पहले ही बताया. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए वही करना है. द फर्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. तो अगर ज़्यादातर क्या होता है, मैम हम पैसेज नहीं सॉल्व कर पाते. दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई गॉट कि मैम समझ में नहीं आता है. वो समझ में क्यों नहीं आता है? यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द इंग्लिश, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द पैसेज सॉल्विंग, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द एंटायर थिंग्स. तो जब आप भागने लग जाएंगे दैट बस हो गया, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो एग्ज़ाम के लिए वी हैव टू स्टडी दिस पैराग्राफ एंड बस होल अबाउट दिस इज़ व्हाट टू डू. तो ये चीज़ें अगर आप दिमाग में रख के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं आएगी. इफ़ यू आर इन अ वे टू शार्प योर सेल्फ, अपने आप को शार्प करने के लिए आप अगर उस वे में हैं, उस राह में हैं, तो यू हैव टू पॉलिश योर सेल्फ बाय प्रैक्टिसिंग ग्रामर एंड प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस ऑल्सो. कैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू रूल्स, स्टडी दैट रूल्स 2 or 3 times अगेन एंड अगेन. फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं वे ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस. जस्ट गो एंड फ्रेम मैनी सेंटेंसेस देयर, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करिए. जस्ट गो एंड चेक बाय योर सेल्फ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जस्ट गो एंड चेक इट आउट योर फॉल्स. तो ये चीज़ें जब आप करने लगेंगे तो यू विल बी एक्यूरेट इन ग्रामर, यू विल बी एक्यूरेट इन मेकिंग सेंटेंसेस. फिर हम बात करते हैं करेक्ट पंक्चुएशन की. ऑफकोर्स एक बड़ी ही फ़नी एक स्टोरी थी कि उसमें बकरा बीमार था और
पिताजी खाना नहीं खा रहे थे, तो वो जिसने लेटर लिखा था तो उसने ऐसा पंक्चुएशन मार्क लगाया था कि वो जो कॉमास एंड फुल स्टॉप होते हैं उसमें ऐसा हो गया था कि बाबूजी जो है वो बीमार हैं और वो जो है घास खा रहे हैं, और इस तरीके का वो बड़ा वाहियात सा सेंटेंस बन गया था। तो पंक्चुएशन मार्क, बिल्कुल पंक्चुएशन मार्क जो है वो बहुत मायने रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा शी इज़ वैलिड, या फिर आपने लिखा शी इज़ इंटेलिजेंट, ऐसा आपने लिखा, तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, और कॉमा वॉमा, अगर कॉमा वगैरह आप पंक्चुएशन मार्क में अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सही तरीके से यूज़ करेंगे। एप्ट वोकैबुलरी, ऑफ कोर्स, तो दिस इज़ द, ये जो एप्ट वोकैबुलरी टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत बच्चे परेशान होते हैं। दे यूजुअली आस्क मी दैट वी हैव नो वर्ड्स टू स्पीक, वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस इन शॉर्ट पैराग्राफ, और वी डोंट हैव एनी वर्ड्स, कि हमें चीज़ें तो पता होती हैं हिंदी में बट वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है दैट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर ईगर टू वर्क ऑन इट, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट गो एंड प्रैक्टिस मोर रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस। उनको कम से कम दिन में एक आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी करेंगे तो आप खुद ही कैलकुलेट करिए, 30 डेज में आप 30 कर लेंगे और फिर 365 में 365। डेफिनेटली इट विल वर्क आउट समवेयर, आज नहीं कल नहीं, ये हर जगह पर हेल्प करेगा, राइट? तो अब देखिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए भी, करेक्ट पंक्चुएशन के लिए, एप्ट वोकैबुलरी के लिए, I'd like to give you an idea, or you can say that I'd like to give you an advice कि आप vocabulary को और भी ज़्यादा apt यानी बहुत ही ज़्यादा strong कैसे करते हैं। How can you strong your vocabulary? How can you make your stronger vocabulary? तो ये एक reason, ये इसका एक step मैं आपको बताती हूँ। Just use to learn a word in a day, मतलब कम से कम आप एक वर्ड आप दिन में लर्न करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कह दिया काम, CALM, तो यू शुड नो अनदर वर्ड फॉर काम। तो काम के लिए एक और वर्ड जो मुझे पता है वो है ट्रैंकल, ठीक है? ऐसे ही अगर मैंने कह दिया लेजी, राइट, लेजी, तो लेजी के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेजी के लिए मेरे पास और भी वर्ड्स कौन कौन से हैं? लिथार्जी, आइडली, आइली, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। सो फॉर दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ऐप योर वोकैबुलरी, डू वन थिंग, जस्ट नो मोर लर्न अ सिंगल वर्ड इन अ डे। आप 2 वर्ड या 1 वर्ड, क्योंकि vocabulary is something which cannot be developed in a 2 or 3 days. You have to work as much as you can and you have to work as harder as you can. तो इसके लिए what you can do is कि आप सिर्फ 2 वर्ड्स या फिर 1 वर्ड भी लर्न करेंगे, फिर उसके बाद उसके सिनोनिम लर्न कर लीजिए, है ना? जैसे हमने कहा 1 वर्ड आप लर्न करो, उसके 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम लर्न कर लो, तो यू विल लर्न 5 वर्ड्स, ठीक है? 5 वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आगे मिलते ही हैं और कहीं ना कहीं काम आते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, व्हाट आई कंसिडर इज कि लैंग्वेज इज अ स्किल, राइट? अब वो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उसको रिप्रेजेंट करना, पढ़ना एंड उसको लिखना जो भी है, तो लैंग्वेज इज अ स्किल। और स्किल के लिए व्हाट यू नीड इज, if you are interested to polish your language, you have to practice. तो skills के लिए कोई भी हो, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स की भी बात हमने पहले ही कर ली थी कि हमारे पास अलग अलग थॉट्स होने चाहिए, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ टाइप्स कितने होने चाहिए? डिस्क्रिप्टिव, ये देखिए मैंने जो लिए हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड पर्सुएसिव, है ना? एक्सपोजिटरी क्या होता है? किसी को इन्फॉर्म करने के लिए एक्सप्लेन। डिस्क्रिप्टिव क्या है? किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देने के लिए। ये मेन टाइप ऑफ पैराग्राफ है जो ज़्यादातर आता है, डिस्क्रिप्शन वाला, डिस्क्रिप्टिव। फिर नैरेटिव, टू एक्सप्रेस, टू एंटरटेन, ये नहीं आपको मिलेगा अभी ज़्यादा। एक्सपोजिटरी, टू इन्फॉर्म, ये भी आपको नहीं मिलेगा। परसुएसिव, टू इन्फ्लुएंस, टू परसुए, ये भी नहीं मिलेगा आपको। जो मेन मिलेगा वो डिस्क्रिप्टिव ही मिलेगा, और बाकी ये सारे भी उसके पार्ट्स ही हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, गॉड ऐप, है ना? GOD, गॉड, EP, ऐप। गैदर मीन्स सबसे पहले तो यू शुड गैदर एंड यू शुड गेट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। मतलब अगर आपके पास
इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन नॉट राइट एनी थिंग. अगर मैंने कह दिया कि चलो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बातें बताओ, तो अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को आपने ही अच्छे से नहीं जाना है तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं. फॉर दिस यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट, अब आप उस इंफॉर्मेशन को अपने थॉट्स के साथ में कैसे कॉम्बिनेशन की तरह एक हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ योर थॉट्स एंड दैट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये आप पर डिपेंड करता है. फिर आते हैं ऑर्गेनाइज. अब ये जो है ऑर्गेनाइज, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. नाउ व्हाट इज नीडेड हियर इज कि आप उन सेंटेंसेस को, उस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को और उस पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मीनिंगफुल सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट, ड्राफ्ट. फर्स्ट रफ ड्राफ्ट, यानी कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम एट अ फर्स्ट टाइम वी कैन नॉट राइट दैट वेरी परफेक्ट पैराग्राफ, तो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए. फिर एडिट आया, तो एडिट के लिए आप क्या करिए, उसको चेक करिए, रिवाइज करिए, रिफाइन करिए. तो इस तरीके से लिखिए कि थोड़ा थोड़ा सा वर्ड्स को स्पेस भी दे सकें. एग्जाम की बात कर रही हूँ तो थोड़ा स्पेस दे करके लिखेंगे, तो एट द एंड इफ़ यू आर गोइंग टू चेक द एंटायर पैराग्राफ यू विल फाइंड सम मिस्टेक्स, लाइक सम मिस्टेक्स ऑफ कनेक्टर, सम मिस्टेक्स ऑफ प्रपोजिशन, सम मिस्टेक्स ऑफ यूजिंग विकैबुलरी. तो ये जो वर्ड्स की आपको मिस्टेक बाद में मिलेगी वो आप क्या करेंगे, what you will do, फिर उसको आप करेक्ट कर सकते हैं if you have left any space between the words. फिर हम आते हैं पब्लिश. तो फाइनल वर्जन ये पब्लिश ही होता है, तो एडिट करके फिर उसके बाद आप उसको छोड़ दें. तो ये चीज़ें हैं जो हमें, स्टेप्स हैं जो हमें पैराग्राफ राइटिंग में याद करके रखना है. ओके, ये रहा. गाइडेड राइटिंग क्या है, जैसे ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 15 सेंटेंसेस 250 to 300. ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स में है. पैराग्राफ आपको 60-70 वर्ड्स में लिखना है इन योर एग्जामिनेशन. तो इंग्लिश है, फिर ग्लोबल लैंग्वेज दिया हुआ है, ये टर्म्स हैं. मोर देन 100 कंट्रीज, नियरली 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंटरनल. तो ये हमें थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है कि इंग्लिश जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है. सिंपली लिख दो इंग्लिश इज़ आ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, फुल स्टॉप. फिर आया मोर देन 100 कंट्रीज, तो लिख दीजिए वी नो दैट मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर इंडिया द इंग्लिश हैज़ बीन यूज्ड इन अ वास्ट. तो ये चीज़ हो गई. फिर नियरली 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी लिखिए. नियरली 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इज़ डिपेंडिंग ऑन इंग्लिश फॉर जॉब्स, फॉर करियर्स. तो अब इसके लिए क्या चीज़ है कि ये जो एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगी जो मैं बिलीव करती हूँ, दैट English is a job oriented language and of course a very innovative and stylish language. तो ये जो है वो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कराती है. आपकी पर्सनालिटी में अगर है तो you will be more attractive, you will be more innovative and of course you will have many chances to promote yourself and expose yourself. तो अब एक चीज़ ये मैंने कहा, एक स्टेटमेंट मैं हमेशा जो कहती हूँ whenever it's about English, वो भी मैं कहूँगी कि English is actually if you have the knowledge of English and you have the knowledge of another languages also, तो you're standing in a corridor. अब जब हम बात करें तो वो कॉरिडोर ऐसा होगा जो एक राह है जहाँ पर, लेकिन जब हमें एक लैंग्वेज का नॉलेज है तो, लेकिन जब हमें 2-3 लैंग्वेजेस का नॉलेज है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ 2 or 3 लैंग्वेजेस, डेफिनेटली यू आर स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू आर स्टैंडिंग इन अ कॉरिडोर ऑफ चांसेस एंड कॉरिडोर ऑफ कोर्स सक्सेस. तो हम ये चीज़ जानेंगे कि हमें अगर इंग्लिश का है नॉलेज या फिर ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो वी आर स्टैंडिंग इन अ कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए चांसेस मिलते हैं, और ये सब चीज़ें हम देखते हैं. चलिए, नाउ आई हैव एडेड अ स्लाइड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो नाउ हैव अ लुक ऑन इट. There are some examples or some topics on which you can practice some paragraph writing. तो आप लोग इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा. They must be helpful in your half yearly examinations also. Okay. तो ये my mother, our school, conserve water, my hobbies, co-education, my society, need of English in India, importance of greenery, Independence Day celebration in our school. These are some topics what you can practice in paragraph writing. Paragraph writing में ये topics आप practice कर सकते हैं, और practice के लिए आप rough copy पे लिखें. फिर उसके बाद if you are very much confident that yes this is correct form, तो आप उसको fair notebook में भी लिख सकते हैं. So I hope that you enjoyed the session students and good luck.
study well, work harder, take care of yourself, also take care of your health, and don't forget to study. बिल्कुल प्रैक्टिस करें, पैराग्राफ राइटिंग को बिल्कुल प्रैक्टिस करना है. Take care, study well, good luck.